हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में नया अध्याय शुरू करेंगे। पी ब्लॉक का तत्व वाला अध्याय खत्म हो गया है हम लोग का। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 या अध्याय 12, जिसमें दिया हुआ है कार्बनिक रसायन, जिसको कार्बनिक को ऑर्गेनिक भी कहते हैं और रसायन माने कि केमिस्ट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला अध्याय, जिसमें कार्बनिक रसायन जो है उसके कुछ सिद्धांत और उनकी तकनीकियों के बारे में दिया हुआ है। जो सबसे पहले इसका जानते हैं इंट्रोडक्शन कि जो कार्बनिक रसायन है वो होता क्या है। तो जैव बल सिद्धांत, एक सिद्धांत का नाम है जैव बल सिद्धांत। उस सिद्धांत के सामान्य जब हो गया वह सिद्धांत, उसके बाद बताया गया कि जो कार्बनिक और अकार्बनिक दो शब्द मूल रूप से पाए जाते थे। तो उसमें जो रासायनिक यौगिकों का वर्गीकरण जब करते थे, जितने भी यौगिक हैं प्रकृति में रासायनिक यौगिक, उनका जब वर्गीकरण किया गया तो दो शब्द उपयोग में आए। पहला है अकार्बनिक रसायन और दूसरा था कार्बनिक शब्द। तो अकार्बनिक और कार्बनिक इन दोनों के बारे में बताया गया। तो जो कोलवे, कैकुले, बर्थेलो, इन सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने कार्यों के आधार पर बताया कि जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक शब्द कार्बन से बना है, ये हमको समझ में आ रहा है। तो जो कार्बनिक रसायन है उसमें बताया इन वैज्ञानिकों ने कि जो कार्बन के उन यौगिकों का रसायन है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध पाया जाता है। कार्बनिक रसायन माने क्या आया वैज्ञानिकों के अनुसार कि वे यौगिकों का रसायन जिनमें क्या होगा, दो या दो से अधिक कार्बन के बीच में बंध पाया जाएगा। माने कार्बन और कार्बन के बीच में बंध पाया जाएगा और बहुत सारे कार्बन श्रृंखला आपस में जिसमें जुड़े रहेंगे, वह जो रसायन है वो कार्बनिक रसायन कहलाएगा। जैसे कि इसमें एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में ये बंध जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा एक कार्बनिक यौगिक कहलाएगा और इसको जो पढ़ रहे हैं वह रसायन हमारा कार्बनिक रसायन कहलाएगा। उसके बाद इन्होंने आगे यौगिकों को, जिन यौगिकों में उस प्रकार का स्वभाव पाया जाता था कार्बन कार्बन बंध वाला, उन यौगिकों को क्या कहा, कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना गया। आगे सन 1780 ईस्वी में बर्जिलियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया और बताया कि सवा दो वर्षों से पहले तक भी ये माना जाता था उन वैज्ञानिक के अनुसार कि जो कार्बनिक उस समय जैव यौगिक कहलाता था। माने कि जो यौगिक जीवों के अवशेष से प्राप्त होगा उसको कार्बनिक यौगिक मानेंगे, ऐसा कहा जाता था। फिर उन्होंने बताया कि जो यौगिकों का बनना जीवित बलों के बिना संभव नहीं है। जो यौगिक बन रहे हैं जीवों के अपघटन से, उनमें कुछ न कुछ बल लगता होगा तभी वहाँ से यौगिक बनेंगे, ऐसा बताया गया। फिर सन 1828 में ओलर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अमोनियम साइनेट, जो अमोनियम साइनेट था, उनको क्या किया, निर्जीव स्रोत वाले यौगिक, जो अमोनियम साइनेट था और निर्जीव स्रोत से प्राप्त होता था, तो उस अमोनियम साइनेट को अकार्बनिक कहा और उसको वहाँ से यूरिया का संश्लेषण किया। तो जो यूरिया है उसका स्रोत जीव जगत है, इसलिए यूरिया को भी जैव यौगिक माना गया। तो जो अमोनियम साइनेट है इसका सूत्र होता है NH4CnO। यह अमोनियम साइनेट, इसको जब गर्म किया था किसने, बोहलर नामक वैज्ञानिक ने, तो यहाँ से क्या मिला था, यूरिया मिला था। तो यूरिया का सूत्र था NH2CONH2। उन्होंने बताया कि जो यूरिया बन रहा है ये कहाँ से बन रहा है, जैव स्रोत से, माने जीव जंतुओं से मिलने वाला कुछ पदार्थ है वहाँ से बन रहा है। तो अमोनिया को भी क्या माना गया, जीवों से प्राप्त होने वाला यौगिक माने कि जैव यौगिक माना गया। उसके बाद बोहलर नामक वैज्ञानिक जिन्होंने इस रिएक्शन को दिया था,
उन्होंने आगे क्या किया, बर्जिलियस द्वारा प्रतिपादित, जो बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रतिपादित किया था जैव बल सिद्धांत, उनको सही बताया और उसके आधार पर आगे प्रयोग किया। तो सन 1845 में फिर क्या हुआ, कोल्बे नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एसिटिक अम्ल का निर्माण किया और सन 1856 ईस्वी में बर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4, जिसमें एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, इसका संश्लेषण किया। उसके बाद प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया इन पदार्थों का, मेथेन का। उसके बाद आगे जो आता है कि कार्बनिक यौगिकों की जो प्रकृति है उसको समझाने के लिए जैव संश्लेषण सिद्धांत को ही वास्तविक रूप से माना गया और उसी के आधार पे कार्बनिक रसायन की आगे वर्णन या व्याख्या की गई और उसमें नए यौगिकों को जोड़ा गया। तो जो कार्बनिक रसायन है उसमें उसकी परिभाषा दी गई है। तो जो कार्बनिक रसायन में जैव बल सिद्धांत के आधार पर बताया गया, तो लेओजेयर ने कार्बनिक यौगिकों का, लेओजेयर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जितने भी कार्बनिक यौगिक थे उनका गुणात्मक और मात्रात्मक, गुण के आधार पे और मात्रा के आधार पे उसका संश्लेषण या विश्लेषण किया। उसके बाद उन्होंने तुलनात्मक रूप से तत्वों का अध्ययन किया। उसके बाद कार्बनिक रसायन में और नए यौगिकों के बारे में बताया। तो जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो कार्बन माने कि कार्बन और हाइड्रोजन को बोला जाता है हाइड्रो। तो हाइड्रो कार्बन के नाम से कार्बनिक यौगिकों को बोला जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन शब्द आया और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता था उसी को कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना गया और उसी रसायन को कार्बनिक रसायन कहा गया। तो रसायन की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और कार्बन कार्बन बंध वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसी को कार्बनिक रसायन कहा गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यह तो हो गया हमारा कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक सब कार्बन से मुख्य रूप से बना है, तो कार्बन के बारे में आगे देखते हैं। तो जो पी ब्लॉक है उसमें हम लोग देख चुके हैं, कार्बन फैमिली में कार्बन का पूरा डिटेल वहाँ से देख लेना। तो कार्बन का जो है सीधा सीधा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आ जाते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। इसके बाह्यतम कोश में माने कि जो 2 वाला है यहाँ पे 2s और 2p इन दोनों को मिला करके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में माने कि 2s और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन टोटल पाए जाते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 पाई जाती है। तो उसी को कार्बन की चतुः संयोजकता कहा जाता है। अगर हम लोग ये जो P दिख रहा है 2p, P को हम लोग फैला करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, px, py और pz। P में 3 सब ऑर्बिटल पाए जाते हैं, 3 ठो। पहला होता है px, py और pz। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इसमें भरेंगे P2 को तो px में 1 इलेक्ट्रॉन और py में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे कार्बन का सामान्य अवस्था में जब हम लोग कार्बन में संकरण देखते हैं तो क्या करेंगे, आगे उसको पढ़ेंगे जब कार्बन के यौगिकों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन की चतुः संयोजकता। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में यहाँ से दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए और स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 अन्य इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये 4 एकल संयोजी माने कि जो जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश में रहेगा उसके साथ बंध बना लेगा 4 ठो के साथ।
और सहसंयोजक बंध बना लेता है और अपना संयोजकता पूरा करता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है उसमें ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है 4 ठो और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्रॉस क्रॉस से दर्शाते हैं। तो हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो यहाँ पे एक सहसंयोजक बंध बनेगा, यहाँ पे 2, 3 और 4। तो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था और इन चारों से भी बंध बनाया है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और ये अपना अष्टक पूरा करके स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो कार्बन में 4 बंध सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रहती है, उसी को कार्बन की चतुः संयोजकता कहा जाता है। जब 4 बंध ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो CH4 इसका अणु सूत्र हो जाएगा, इसको मेथेन कहा जाता है और इसमें इस हाइड्रोजन की जगह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर कोई भी एक संयोजी तत्व आकर के जुड़ सकता है। तो ये हो गया चतुः संयोजकता। जब ये तो एक कार्बन के लिए था, जब कार्बन के 2 अणु आपस में जुड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है तो इसमें भी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए तो यहाँ पे ये जो संयोजकता है ये तो पूरी हो गई, एक संयोजकता। अब 3-3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए दोनों कार्बन को, तो इधर 3 हाइड्रोजन से जुड़ गया और इधर 3 हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो इस कार्बन के लिए 1, 2, 3, 4 ठो बंध बन गया। अब इस कार्बन के लिए भी 1, 2, 3, 4 ठो बंध बना। तो किसी भी यौगिक में कार्बन में हमेशा 4 ठो बंध बनता है तभी उसका अष्टक पूरा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यह है एथेन का, जिसका सूत्र होता है C2H6। इसमें 2 ठो कार्बन है और 6 ठो हाइड्रोजन है। तो ये हो गया। अब जो है कार्बन में जब हम लोग संकरण देखते हैं तो हमेशा sp3 संकरण पाया जाता है और 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा। तो इसमें ली बेल तथा वान हाफ मॉडल में इसको बताया गया था और यह जो अध्ययन है वो एक्सरे स्टडी के आधार पे, एक्सरे किरण के विवर्तन के आधार पे इस कोण को प्राप्त किया गया था। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को जब भरेंगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, px में 1 इलेक्ट्रॉन और py में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यह सामान्य अवस्था है। जब इसमें संकरण कराते हैं, माने कि कार्बन के साथ अन्य परमाणुओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो उस स्थिति में इसमें 2 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 2s वाले में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसमें 2 है, उसकी जगह यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन नया आ गया यहाँ से। तो अब इसमें 4 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, एकल एकल इलेक्ट्रॉन। अब इन चारों इलेक्ट्रॉनों में संकरण जब हम लोग कराते हैं तो ये वाला s कक्षक है, तो s और p का कितना ठो है, 1, 2, 3 ठो p का है और 1 ठो s का है। तो sp3 संकरण इसमें पाया जाएगा। अब इन चारों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से संकरण होता है। ये जो गोल वाला दिख रहा है ये हमारा s कक्षक है, फिर ये वाला है p कक्षक 1 ठो, ये दूसरा p कक्षक है और ये वाला तीसरा p कक्षक है। p कक्षक डमरू के आकार का आकृति होता है, पहले पढ़ चुके हैं शुरू वाले अध्याय में। तो यहाँ पे s कक्षक गोल रहेगा और 3 ठो p कक्षक में संकरण होगा, sp3 संकरण। तो यहाँ पे 4 ठो नए कक्षक बनेंगे। जितना कक्षक भाग लेता है उतना ही कक्षक बनता है, तो 4 कक्षक बनेंगे, 1, 2, 3, 4। तो इन चारों कक्षकों को sp3 संकरित कक्षक बोलेंगे। तो ये पहला sp3 संकरित कक्षक, ये दूसरा sp3, तीसरा sp3 और चौथा sp3 संकरित कक्षक बनेगा। यह हो गया। अब यहाँ पे इन सब में 1-1 ठो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है यह 1 हाइड्रोजन
चौथा। 4 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेगा और यहाँ पे सिग्मा बंध बन जाता है। तो 4 सिग्मा बंध यहाँ पे बनेगा, 1 2 3 4। और ये जो 4 हाइड्रोजन है तो ये हमारा कार्बन और 4 हाइड्रोजन इस रूप में CH4 का निर्माण यहाँ से करेगा। तो ये हो गया मेथेन का बनना संकरण के द्वारा, और इस संकरण को sp3 संकरण कहा जाता है। और इसमें जो बंध कोण पाया जाता है वह 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण पाया जाएगा। तो बंध कोण का मान हमेशा sp3 संकरण के लिए 109 डिग्री 28 मिनट पाया जाता है। तो ये हो गया मेथेन अणु का बनना। और मेथेन की जो आकृति रहती है, ये जो आकृति है वो चतुष्फलकीय आकृति कहलाती है, और यह भी आकृति चतुष्फलकीय है। तो चतुष्फलकीय आकृति मेथेन की पाई जाएगी। उसके बाद ये जो संकरण है ये sp3 संकरण कहलाता है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग एथेन अणु। तो जो ये एथेन है ना, इसमें भी sp3 संकरण पाया जाएगा। यहाँ पे इस कार्बन पे sp3 संकरण होगा, इस पर भी sp3 संकरण होगा। तो इसमें जो 4 कक्षक इस प्रकार से बनेगा, इसमें 4 कक्षक बनेगा और इसमें भी 4 कक्षक बनेगा। तो इन दोनों के एक कक्षक का यहाँ पे अतिव्यापन हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा, यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां हाइड्रोजन, इसमें भी इस प्रकार से संकरण हो जाता है हाइड्रोजन के 1s कक्षक का, और यहाँ से एथेन का निर्माण होगा। तो यह हो गया एथेन का। उसके बाद आता है sp2 संकरण। तो sp2 संकरण में क्या होगा, जो s कक्षक का 1 भाग लेता है और p कक्षक का 2 कक्षक भाग लेगा। तो एक s कक्षक और 2 p कक्षक जब भाग लेंगे तो उसको sp2 संकरण कहेंगे, और वहाँ पे बंध कोण का मान 120 अंश का बनता है। तो जो भी अगर हम लोग क्या देखेंगे sp2 संकरण में आकृति देखेंगे तो त्रिकोणीय आकृति देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे त्रिकोणीय प्रकार की आकृति बनेगी। और यहाँ पे देखो जो sp3 संकरण है उसमें इस प्रकार से मेथेन है, ये इसमें एकल बंध पाया जाता है। और जब sp2 संकरण होगा ये हमारा मेथेन है। मेथेन में sp3 संकरण होता है और 4 हाइड्रोजन आकर के जुड़ता है। चारों हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो 4 एकल बंध का निर्माण हो जाता है। तो sp3 संकरण में इसमें 4 एकल बंध का निर्माण होगा और 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण आएगा। दूसरा जो संकरण है वो कहलाता है sp2 संकरण। तो जो कार्बन का भी देखे थे संकरण, सेम वैसी स्थिति पाई जाएगी। तो 1 s कक्षक और 2 p कक्षक जब आपस में अतिव्यापन करेंगे तो उसको sp2 संकरण बोलेंगे। उसके बाद sp2 संकरण में 2 कार्बन के बीच में द्विबंध या फिर डबल बंध पाया जाता है। यह हो गया। तो 2 बंध यहाँ भी बन गया। तो कार्बन को 4 संयोजकता पूरा करना है। तो इस कार्बन के लिए 2 संयोजकता पूरा हुआ, ये तीसरा और ये चौथा, 4 संयोजकता हो गया। इसलिए इस कार्बन पे केवल 2 हाइड्रोजन पाया जाएगा। इस कार्बन में 1 2 3 4 संयोजकता पूरा हो गया। तो इसमें भी इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो ये sp2 संकरण से बनता है और इसका नाम है एथीन। एथीन या एथीन भी इसको बोलेंगे, या फिर एल्किन भी कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं कि जब sp संकरण होगा इसी कार्बन में, तो वहाँ पे 2 कार्बन के बीच में 3 बंध पाया जाएगा।
माने ट्रिपल बंध या त्रिबंध जब पाया जाता है दो ठो कार्बन के बीच में, तो वहां पे sp संकरण होता है। अब इस कार्बन की संयोजकता देखते हैं तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन इसमें रहता है, तो 4 संयोजकता पूरा हो जाता है। इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन रहेगा, तो इसमें 1 2 3 और ये चौथी, तो 4 संयोजकता इसका भी पूरा हो जाता है। तो sp संकरण में एल्काइन बनता है या एथाइन भी इसको बोलेंगे, ये है एल्कीन या फिर इसको एल्कीन बोलेंगे, या फिर इसको जो है लास्ट में इन शब्द जोड़ करके लिखा जाता है, और ये हमारा एल्केन कहलाता है जो संतृप्त प्रकार का रहेगा। इसमें का जो बंध कोण है 120 अंश का बनता है और इसकी आकृति त्रिकोणीय पाई जाती है। इसमें जो बंध कोण है ना वह कितना बनेगा, sp संकरण होता है तो 180 अंश का बंध कोण पाया जाता है और इसकी आकृति रेखीय प्रकार की पाई जाएगी। तो यह हो गया 3 प्रकार का संकरण, पहला एल्केन, दूसरा है एथीन और तीसरा है एथाइन, तीनों का बनना। उसके बाद दिया गया है कार्बनिक यौगिकों में पाई बंध के अभिलक्षण। तो पाई बंध जब बनता है ना, यहाँ पे जैसे यह केवल सिग्मा बंध है, और जब 2 ठो बंध रहता है ना तो 1 ठो सिग्मा और 1 ठो पाई बंध पाया जाता है, और इसमें 3 ठो बंध रहता है तो 1 ठो सिग्मा और 2 ठो पाई बंध पाया जाएगा। तो पाई बंध कैसे बनता है, जैसे ये पी कक्षक है तो ये दोनों कक्षक जब संकरण में भाग नहीं लेंगे तो यहाँ पे अतिव्यापन होगा बगल बगल में, और यहाँ पे बगल बगल में अतिव्यापन होगा। तो इनके अतिव्यापन से यहाँ पे और यहाँ पे जब एक कक्षक का अतिव्यापन होता है तो 1 ठो पाई बंध का निर्माण हो जाता है। इसी पाई बंध को इस प्रकार से बंध के द्वारा भी दर्शा दिया जाता है। तो यह हो गया पाई बंध का अभिलक्षण। तो कार्बनिक यौगिकों में इसी पाई बंध को बताया गया है। अब आगे देखते हैं संकरण की लंबाई तथा बंध सामर्थ्य। तो जो संकरण रहता है उसमें अलग अलग प्रकार के संकरण में जो बंध बनता है उसकी लंबाई अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो पहला देखते हैं कि जो sp3 संकरण है उसमें 3 p कक्षक भाग लेगा, sp2 संकरण में 2 और sp संकरण में 1 ही p कक्षक भाग लेता है। तो यहाँ पे जो बंध की लंबाई है sp3 संकरण में 75% पाया जाएगा, sp2 संकरण में कितना 66.7% और sp संकरण में 50% पाई जाती है। तो यहाँ पे बंध की लंबाई को जब देखेंगे तो sp3 संकरण में सबसे ज़्यादा लंबा बंध रहेगा, उससे छोटा sp2 का होता है और सबसे छोटा लंबाई sp संकरण में पाई जाएगी। उसके बाद दूसरा देखते हैं बंध की सामर्थ्य या बंध की प्रबलता। तो जो छोटा बंध रहेगा वो दुर्बल प्रकार का होता है। तो यहाँ पे sp संकरण कार्बन में सिग्मा बंध पाया जाता है और sp3 संकरण में भी सिग्मा बंध पाया जाता है। तो यहाँ पे जो sp3 संकरण है उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और sp3 संकरण को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पे sp संकरण में 3 ठो बंध बना है, तो तीनों बंध को तोड़ेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, तो इसके लिए बंध ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। इसमें 2 ठो है तो इसकी तुलना में इसमें बंध ऊर्जा का मान थोड़ा कम होगा, और इसमें जो एल्केन रहता है जैसे कि यहाँ पे केवल 1 ही ठो बंध बना था सिंगल, तो एक बंध को तोड़ने के लिए और कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो सबसे ज़्यादा जो है बंध की प्रबलता sp में पाई जाएगी 3 वाले में, फिर 2 वाले में उससे कम, और सबसे कम sp3 संकरण के लिए पाई जाती है। उसके बाद आता है विद्युत ऋणात्मकता। तो जो संकरण होगा उसके आधार पर ही विद्युत ऋणात्मकता का गुण पाया जाता है। जैसे कि
sp संकरित कक्षक में क्या होगा, s लक्षण जब ज्यादा पाया जाता है तो वह ज्यादा विद्युत ऋणी होगा। जिस कक्षक में s कक्षक का प्रतिशत मात्रा ज्यादा रहेगा और ज्यादा विद्युत ऋणी प्रकृति का होता है। तो जो sp3 संकरण है उसमें क्या होगा, जो s कक्षक का लक्षण कितना पाया जाएगा, sp3 में 25% पाया जाता है। माने कि sp3 में 75% p कक्षक का है और 25% s कक्षक का है। तो जो sp3 कक्षक में क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान कम पाया जाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं तो इसमें जो है 33% पाया जाता है s का लक्षण, तो इसके कारण इसमें थोड़ा ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता पाया जाएगा। और जो अगर हम लोग किसमें देखेंगे sp संकरण में तो 50% s का भाग रहता है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये हो गया इसका सामान्य इंट्रोडक्शन कार्बनिक यौगिक का। और 3 प्रकार के मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एल्केन या फिर एथेन, एथीन और एथाइन, ये हो गए कार्बनिक यौगिक में। उसके बाद सिग्मा बंध और पाई बंध भी देख लिए कि जब पार्श्ववाती व्यापन होता है तो पाई बंध बनता है और जब शीर्षाती व्यापन होगा तो सिग्मा बंध बनेगा। इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं, वहाँ से एक बार आप लोग पढ़ लेना समझ में ना आए तो। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, तो इसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से आगे पढ़ेंगे।